कॉस्मोस जो है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। चलिए मेरे साथ एक अनोखे सफर पर। एक पीढ़ी पहले एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन हमारे जैसे लाखों लाख लोगों को विज्ञान द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड के एक रोमांचक सफर पर ले गए थे। ब्रह्मांड का नजारा विज्ञान की नजर से। चलते हैं दोबारा उसी सफर पर। हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो हमें बहुत छोटे से लेकर अनंत तक और वक्त की शुरुआत से लेकर सुदूर भविष्य तक ले जाएगा। इस सफर में हम आकाश गंगा, सूर्य और दुनिया को देखेंगे। स्पेस टाइम की ग्रेविटी वेव्स पर तैरेंगे। आग और बर्फ में रहने वाले जीवों से मुलाकात करेंगे। कभी न मरने वाले तारों के ग्रहों को तलाशेंगे। सूर्य जितने बड़े एटम्स और एटम जितने छोटे ब्रह्मांड की खोज करेंगे। कॉस्मोस की कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। किस तरह शिकार करके गुजारा करने वाले इंसान की दिलचस्पी तारों तक पहुंच गई। इस दिलचस्प सफर के कई नायक रहे हैं। इस सफर के लिए हमें कल्पना की जरूरत पड़ेगी, मगर कल्पना करने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुदरत की हकीकत इस कदर बेमिसाल है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। यह सफर मुमकिन हो पाया है क्योंकि सदियों तक खोज करने वाले कुछ आसान से नियमों को मानते रहे। किसी भी नए विचार को प्रयोग करके देखना, खरे उतरने वाले विचार पर आगे बढ़ना, नाकाम रहने वाले विचार को छोड़ना, सबूत जहां ले जाए वहां जाना और लगातार सवाल उठाना। इन कायदों को मानोगे तो ब्रह्मांड आपका है। आइए मेरे साथ चलिए। यह कल्पना का अंतरिक्ष यान है। इसमें दूरी और समय बेमानी है। यह हमें कहीं भी ले जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी हम अंतरिक्ष में कहां हैं, तो खिड़की से बाहर झांकिए। वक्त के पैमाने पर देखें तो गुजरा वक्त हमारे नीचे है। आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी दिखती थी। अगर आपको भविष्य देखना है तो ऊपर देखिए। आज से 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी कुछ ऐसी नजर आएगी। अगर हमें कॉस्मोस में बहुत दूर तक जाना है तो हमें अपना कॉस्मोस एड्रेस मालूम होना चाहिए, और ये उस पद की पहली लाइन है।
हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से दूर कॉस्मोस की गहराइयों को खंगालने निकल रहे हैं। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियत देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौरमंडल चक्कर काटता है और इसकी शुरुआत होती है बुध से। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितनी पृथ्वी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थर नुमा एस्टेरॉइड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमा वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौर मंडल की तरह है। सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दें तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। बृहस्पति पर ये जो बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है, ये असल में यहाँ सदियों से चल रहे तूफान है और आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन बाहरी ग्रहों के आगे लाखों की तादाद में बर्फीले पिंड हैं। और प्लूटो उन्हीं में से एक है। हमने अब तक जितने भी अंतरिक्षयान भेजे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा दूर गया है वॉयेजर 1। इसमें कुछ संदेश भेजे गए हैं जो करोड़ों साल बाद भी हमारे बारे में बताएंगे, जैसे कि हम कौन थे, हमने क्या किया और कैसे संगीत तैयार किए।
ये कॉस्मोस एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है और जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे ऐसी अनगिनत दुनियाएं मिलेंगी। यहाँ से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। करीब 5 अरब साल पहले जब सौरमंडल बना था, ये बचे कुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको द क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर हैं जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूमकेतु का ये बड़ा सा बादल सौर मंडल को चारों ओर से घेरे हैं और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं, ये हमें कुछ दशकों पहले ही पता चला है, मगर अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग हैं और वहाँ हमारी तरह जीवन नहीं है। मगर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? अब तक हमें एक ही तरह के जीवन का पता है, पृथ्वी जैसे जीवन का। कुछ दिखा आपको? खाली अंतरिक्ष, है ना? इंसान की आंखें ब्रह्मांड की रोशनी का एक मामूली सा हिस्सा ही देख पाती हैं, मगर विज्ञान हमें वो भी दिखा सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। इंफ्रारेड एक ऐसी रोशनी है जो नाइट विजन गॉगल से ही दिखाई देती है। इस अंधेरे को इंफ्रारेड सेंसर से देखा जाए तो ये नजर आएंगे रोग प्लैनेट, बिना सूर्य वाली दुनिया। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते रहते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है। जब इनका अपना सौरमंडल बन रहा था तो उस वक्त की उथल पुथल में ये कहीं पीछे छूट गए। रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह का बीच वाला हिस्सा पिघला होता है और सतह बर्फीली होती है। हो सकता है इन दोनों के बीच पानी के अथाह समुद्र हो। कौन जानता है उस पानी में क्या तैर रहा हो। इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है, जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहाँ हैं? वो पीछे को छूटता भारी हिस्सा दिख रहा है ना, हमारी पृथ्वी वही है। आकाशगंगा के केंद्र से 300 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे आकाशगंगा कॉस्मोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, यानी धरती से रोशनी को हम तक पहुंचने में 1,00,000 साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। ये है एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल, हमारे पड़ोस की आकाशगंगा। इन दो बड़ी गैलेक्सी और आसपास की छोटी गैलेक्सी को कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। ये हजारों वर्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी, सब आकाशगंगा है। हर आकाशगंगा में अरबों सूर्य और ना मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये वर्गो सुपर क्लस्टर पूरी सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगा शामिल है। ये कॉस्मोस में हमारे पते की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए। ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इस काल्पनिक अंतरिक्ष यान में सवार होने के बावजूद हम अंतरिक्ष में एक तय सीमा से आगे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के बाहर जो ब्रह्मांड है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल काफी नहीं है। हम में से कईयों को लगता है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, तारे, आकाशगंगा और क्लस्टर्स जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांडों के महासागर की एक बूंद के बराबर है।
जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि जिसका कोई और छोर नहीं। छोटा महसूस कर रहे हैं ना? ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच अभी नई ही है। सिर्फ 4 सदियों पहले हमारी छोटी सी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी। उस वक्त टेलीस्कोप भी नहीं थे। नंगी आंखों से जो नजर आता था वही सृष्टि मानी जाती थी। 1599 तक सभी लोगों का मानना था कि सूर्य, ग्रह और तारे आसमान में चमकती रोशनी है और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और हम उस छोटे से ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, जो सिर्फ हमारी खातिर ही बनाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने एक असीमित ब्रह्मांड की कल्पना की थी, और वो सन 1600 के नए साल का जश्न कैसे मना रहा था? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, और हमसे आगे जहां और भी है। यह हमारे विकास का हिस्सा है, और ठीक ऐसा ही 16वीं सदी में हमारी सभ्यता के साथ भी हुआ। जब नंगी आंखों से देखने वाली दुनिया ही ब्रह्मांड हुआ करती थी, तब माना जाता था कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और बाकी सब कुछ यानी सूर्य, चांद, तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। और तभी अचानक एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर और पादरी ने, जिसका नाम कोपरनिकस था, एक नई बात कही। पृथ्वी केंद्र में नहीं है, ये बाकी ग्रहों की तरह है और उन्हीं के जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत से लोगों जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने इसे धर्म का अपमान समझा। वो बुरी तरह डर गए, मगर एक इंसान था जो कोपरनिकस से भी आगे निकल गया। उसका नाम था जॉर्डन ब्रूनो, और वो पैदाइशी बगावती था। वो इस छोटे ब्रह्मांड वाली बकवास सोच को बदलना चाहता था। नेपल्स में एक नौजवान डोमिनिकन भिक्षु बनना भी उसे रास नहीं आया। ये वो दौर था जब इटली में विचारों की आजादी नहीं थी, मगर ब्रूनो ईश्वर की बनाई दुनिया के बारे में जानना चाहता था। उसने वो किताबें भी पढ़ी जिन पर चर्च ने पाबंदी लगाई थी। उसने अपनी सोच को नई राह दी। एक ऐसी ही किताब थी जो 1500 साल पहले किसी रोमन ने लिखी थी। इसमें एक बड़ी सृष्टि का जिक्र था। ये इंसान भी ईश्वर के बारे में ब्रूनो ही जैसी सोच रखता था। लुक्रीशियस ने किताब पढ़ने वालों से सृष्टि के आखिरी छोर पर खड़े होकर एक तीर छोड़ने की कल्पना करने को कहा। अगर तीर लगातार आगे बढ़ता जाए तो इसका मतलब सृष्टि वहां तक सीमित नहीं है जहां तक आपने समझा था, लेकिन तीर अगर कहीं रुक गया है या किसी दीवार से टकराया है तो इसका मतलब है ये वो दीवार है जहां तक आपको लगता था कि सृष्टि फैली होगी। अगर अब आप इस दीवार पर खड़े होकर एक तीर और छोड़ें तो इस बार भी 2 में से कोई एक बात ही होगी। या तो तीर लगातार आगे बढ़ता जाएगा या किसी दीवार से टकराएगा जिस पर खड़े होकर एक बार फिर अगला तीर छोड़ा जाए। दोनों ही सूरतों में सृष्टि का कोई छोर नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड अनंत होना चाहिए। ये बात ब्रूनो को जच गई। जिस ईश्वर को वो मानता था वो अनंत था, इसलिए उसका यकीन था कि उसकी बनाई सृष्टि भी अनंत होगी। इसके बाद ब्रूनो को कहीं कोई काम नहीं मिला। और जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उस सपने में उन्होंने खुद को सितारों से भरी एक गोल छतरी के नीचे पाया। ब्रूनो के दौर में ब्रह्मांड का यही मतलब होता था। उन्हें बहुत बेचैनी वाले डर का एहसास हुआ और लगा पैरों के नीचे सब कुछ उलट पुलट रहा है, मगर किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाई।
मैंने पूरे यकीन के साथ हाथ फैलाए और अंतरिक्ष में पहुंच गया। मैं वहां पहुंच गया जो बाकी सबको बहुत दूर नजर आता है। यहाँ ना कुछ ऊपर था, ना नीचे, न किनारे पर था, न बीच में। मैंने देखा कि सूर्य भी दूसरे तारों की तरह ही है और दूसरे तारे सूर्य के जैसे हर तारे के चारों ओर हमारी जैसी पृथ्वी है। इस अनंत ब्रह्मांड को देखकर वही एहसास हुआ जैसा प्यार होने पर होता है। ब्रूनो धर्म प्रचारक बन गए और पूरे यूरोप में अनंत ब्रह्मांड के सिद्धांत का प्रचार करने लगे। उनको उम्मीद थी कि ईश्वर को चाहने वाले उनकी बनाई इस अनंत सृष्टि की बात सच मानेंगे। कितना अनजान था मैं पहले उन्हें अपने ही देश के रोमन कैथोलिक चर्च से बेदखल कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के कैल्विनिस्ट और जर्मनी के लूथरन ने भी उन्हें निकाल बाहर किया। तभी ब्रूनो को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में भाषण देने के लिए बुलाया गया। अब जाकर उन्हें लगा कि वो अपनी जैसी सोच वालों के बीच अपनी बात रख पाएंगे। मैं ब्रह्मांड के बारे में एक नई सोच लेकर आपसे बात करने आया हूँ। कोपरनिकस का दावा सच था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये ग्रह हैं दूसरे ग्रहों की तरह। जो कोपरनिकस ने कहा था वो तो शुरुआत थी। आगे की कहानी मैं बताता हूँ। तारे भी सूर्य की तरह गर्म हैं और उन्हीं चीजों से बने हैं जिनसे पृथ्वी बनी है। इनकी अपनी अपनी पृथ्वी है जिन पर पानी, पेड़ और जानवर हैं, वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। या तो तुम पागल हो या बेवकूफ हो। सब जानते हैं दुनिया सिर्फ एक ही है। जो सब जानते हैं वो गलत है। हमारा ईश्वर अनंत है और उसने एक अनंत सृष्टि की रचना की है जिसमें अनगिनत दुनियाएं हैं। तुम्हारे देश के लोग एरिस्टोटल को नहीं पढ़ते क्या, और ना ही बाइबल को? मेरी गुजारिश है, पुरानी परंपरा, रिवाज, धर्म और कायदे को पीछे छोड़ दो। जिन चीजों को हम सच मानते हैं उन पर सवाल खड़े करके एक नई शुरुआत करें। पापी हो। तुम्हारा ईश्वर बहुत छोटा है। कोई और होता तो अब तक सबक सीख चुका होता, मगर ब्रूनो उनमें से नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में अपने ख्यालों को वो खुद तक सीमित नहीं रख पाए, हालांकि ये जानते हुए भी कि उस जमाने में इस जुर्म की सजा बहुत बेरहमी और अलग तरीके से दी जाती थी। जॉर्डन ब्रूनो जिस दौर में रहते थे उस दौर में चर्च और स्टेट अलग अलग नहीं थे और ना ही उन दिनों हर किसी को खुलकर बोलने की आजादी थी। परंपरा या फिर लीग से हटकर कुछ भी बोलना मुसीबत को खुद न्योता देने जैसा था। बेपरवाह ब्रूनो वापस इटली आ गए। शायद उन्हें घर की याद सता रही थी, मगर उन्हें पता होना चाहिए था कि उनका देश उन जैसे आदमी के लिए यूरोप की सबसे खतरनाक जगह है। रोमन कैथोलिक चर्च ने खास किस्म की अदालतें बना रखी थी जिन्हें इंक्विजिशन कहा जाता था, और उनका एक ही मकसद था, चर्च के खिलाफ अगर किसी ने भी आवाज उठाने की जरूरत की तो उस पर मुकदमा चलाकर सजा देना। और जैसा होता आ रहा था, ब्रूनो भी इन अदालतों के चुंगल में फंस गए। अनंत ब्रह्मांड में यकीन रखने वाला ये दीवाना जेल की अंधेरी कोठरी में 8 साल तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उनसे कई बार कड़ाई से पूछताछ हुई, मगर जिद पर अड़े ब्रूनो ने अपने विचार वापस लेने से इनकार कर दिया। मगर चर्च ब्रूनो को सजा देने पर आखिर क्यों आमादा था? उसे किस बात का डर था? अगर ब्रूनो की बात सही मानी जाती तो धार्मिक किताबों और चर्च की सत्ता पर सवाल खड़े हो जाते। आखिरकार इंक्विजिशनल के कार्डिनल ने अपना फैसला सुना ही दिया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने होली ट्रिनिटी और जीसस क्राइस्ट की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। तुम्हारा मानना है कि ईश्वर नाराज नहीं होता और पाप करने वाले भी बचे रहेंगे। तुम दूसरी दुनियाओं के बारे में बात करते हो। तुम्हारी सारी किताबों को जब्त करके सेंट पीटर स्क्वायर में जला दिया जाएगा। रेफरेंड फादर, इन 8 सालों की कैद के दौरान मुझे सोचने का काफी मौका मिला है। तो तुम माफी मांग रहे हो? सृष्टि को रचने वाले के लिए अपने प्यार और श्रद्धा की वजह से ही मैंने अनंत ब्रह्मांड की बात की है। तुम्हें रोम के गवर्नर के हवाले किया जाता है ताकि वो तुम जैसे अड़ियल को सही सजा दे सके। मुझे लग रहा है आप सजा देने में ज्यादा घबरा रहे हैं।
जबकि मुझे डर नहीं लग रहा है। ब्रूनो की शहादत के 10 साल बाद गैलीलियो ने सबसे पहले एक टेलीस्कोप से देखकर बताया कि ब्रूनो की बात 100% सच थी। मिल्की वे ऐसे अनगिनत तारों से बना था जो नंगी आंखों से नजर नहीं आते, और उन तारों में से कुछ का अपना खुद का अलग सौरमंडल था। ब्रूनो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ब्रह्मांड के बारे में उनका नजरिया सिर्फ एक अंदाजा था, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ज्यादातर अंदाजों की तरह उनका अंदाजा भी गलत हो सकता था, मगर जो बात उन्होंने रखी थी उसे दूसरों ने जांचना शुरू कर दिया, भले ही उन्हें गलत ठहराने के लिए। ब्रूनो ने अंतरिक्ष की गहराई का अंदाजा तो लगा लिया, मगर उन्हें समय की गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हम इंसान जो मुश्किल से 100 साल जीते हैं, ब्रह्मांड के इतिहास में लगे वक्त को कैसे समझ सकते हैं? हमारा ये ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड के समय को समझने के लिए चलिए इस पूरे दौर को एक कैलेंडर ईयर में बदल देते हैं। कॉस्मिक कैलेंडर 1 जनवरी को हमारे ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है। इस कैलेंडर में वो सब है जो तब से लेकर अब तक हुआ है, यानी 31 दिसंबर की आधी रात तक। इस स्केल पर हर महीना 1 अरब साल के बराबर है और हर दिन करीब 4 करोड़ साल के बराबर। अब चलिए हम सबसे पीछे चलते हैं, जब शुरुआत हुई ब्रह्मांड की। 1 जनवरी, बिग बैंग। ब्रह्मांड के बारे में फिलहाल हम इतना पीछे ही देख सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे एक ही कण से पैदा हुआ है। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वो सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने वाले बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठा होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार पैदा हुए। तारीख थी 10 जनवरी। 13 जनवरी को इन तारों ने मिलकर पहली छोटी आकाशगंगा बनाई। ये आकाशगंगा आपस में मिलने से बड़ी आकाशगंगा बनी, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा भी है, जो करीब 11 अरब साल पहले यानी कि हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में 15 मार्च के दिन बनी थी। इसमें अरबों खरबों सूर्य हैं। हमारा सूर्य कौन सा है? वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो दूसरे तारों की राख से पैदा होगा। ये फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब सुपरनोवा हैं। जब कोई बड़ा तारा मरते हुए चमकता है, ये वो जगह है जहां तारे मरते और पैदा होते हैं। स्टेलर नर्सरी,
गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद कार्बन, हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयरन बना। ये सब चीजें बहुत पहले मर चुके तारों के अंदर बनी थी। आप, मैं और बाकी सभी, हम सब बने हैं तारों से पैदा हुई चीजों से। तारों से पैदा ये चीजें लगातार रिसाइकल होती रहती हैं और तारों के बनने और मरने का ये सिलसिला चलता रहता है। हमारा सूर्य कितनी देर बाद पैदा हुआ होगा? बहुत देर बाद। अभी उसके पैदा होने में 6 अरब साल का फासला बाकी है। हमारे सूर्य का जन्मदिन कॉस्मिक कैलेंडर पर 31 अगस्त को है। 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी नए पैदा हुए सूर्य के चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के बादलों से बनी थी। लगातार हो रही टक्कर से मलबे का ढेर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉयड देखा आपने? नहीं, वो वाला नहीं, ये जो यहाँ है। आज हमारा वजूद है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये करीब 2 सेंटीमीटर बाएं झुक गया। सौर मंडल के पैमाने पर 2 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ा होगा? इंतजार कीजिए, अभी पता चल जाएगा। पैदा होने के पहले 1 अरब साल में ही पृथ्वी पर एक बड़ी टक्कर हुई। लगातार घूम रहे मलबे के टकराने और आपस में मिलने से हमारा अपना चांद तैयार हो गया। चांद इस बात का सबूत है कि उस दौर में कितनी उठापटक हो रही थी। अगर आप उस वक्त की पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर देखते तो चांद आज से 100 गुना ज्यादा चमकदार दिखता। वो आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पास भी था, क्योंकि तब पृथ्वी की ग्रेविटी उसे ज्यादा पास खींच कर रखे हुए थी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो समुद्र बनना शुरू हुआ। उनकी लहरें आज से 1000 गुना ऊंची थी। लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर लहरों की टक्करों की वजह से चांद दूर चला गया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी यहीं कहीं 21 सितंबर को, यानी करीब 3.5 अरब साल पहले। जीवन की शुरुआत कैसे हुई पता नहीं, शायद वो मिल्की वे के किसी और हिस्से से यहाँ आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। फिर जिंदगी पनपने लगी। बायोकेमिकल्स के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ। 9 नवंबर तक जिंदगी ने सांस लेना, चलना फिरना, खाना और अपने माहौल में ढलना शुरू कर दिया था। उन शुरुआती माइक्रोब्स की बदौलत ही ये सब हुआ। और हाँ, उन्होंने एक काम और किया, सेक्स का आविष्कार। 17 दिसंबर का दिन समुद्र में जिंदगी तेजी से बढ़ने लगी। उसमें बड़े पौधों और जानवरों की भरमार हो गई। टिक्टाऑल एक उन शुरुआती जानवरों में से था जो पानी से जमीन पर आया। उसे लगा होगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गया है। जंगल, डायनासोर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, ये सब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बने। पहला फूल भी 28 दिसंबर के दिन खिला था। पुराने जमाने के ये जंगल बड़े हुए और खत्म होकर जमीन के नीचे दब गए और फिर कोयले में बदल गए। 30 करोड़ साल बाद हम इंसानों ने उसी कोयले को जलाना शुरू कर दिया और खुद अपनी ही सभ्यता को खतरे में डाल दिया। आपको याद है ना, सौर मंडल बनने के दौरान वो एक एक्सीडेंट, वही जो बाई ओर झुक गया था, वो फिर आ रहा है। कॉस्मिक कैलेंडर पर 30 दिसंबर के दिन सुबह के 6:24 का वक्त हुआ है। दस करोड़ सालों से भी ज्यादा अरसे तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया, जबकि हमारे पूर्वज यानी छोटे मैमल्स की उन दिनों कोई औकात ही नहीं थी। मगर उस एस्ट्रॉयड ने सब बदल डाला। सोचिए, उसने रास्ता ना बदला होता और पृथ्वी से टकराता ही नहीं, तो ये तो तय था कि ऐसे में डायनासोर अभी भी होते, मगर शायद हम नहीं।
कुदरत का अजूबा और किस्मत का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता है। सृष्टि को पैदा हुए 13.5 अरब साल हो चुके हैं। अब भी हमारा कोई अता पता नहीं। वक्त के इस लंबे चौड़े समुद्र में जो इस कैलेंडर में मौजूद है, इंसान साल के आखिरी दिन आखिरी घंटे में ही सामने आया है, कॉस्मिक कैलेंडर के। ग्यारह बज के 59 और 46 सेकंड। जितना भी इतिहास हम जानते हैं वो इन आखिरी 14 सेकंड का है, और जितने भी इंसान अब तक हुए हैं वो यही कहीं मौजूद हैं। वो तमाम बादशाह और लड़ाइयां, नई जगह, नई खोजें, जंग और मोहब्बतें, इतिहास की किताब का हर वाक्य यहाँ मौजूद है कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंडों में। मगर ब्रह्मांड के इस मामूली से हिस्से की छानबीन करनी है तो अब हमें अपना स्केल बदलना पड़ेगा। ब्रह्मांड में हम नए हैं। हमारी आपकी कहानी ब्रह्मांड के कैलेंडर की आखिरी रात को शुरू हुई। साल की आखिरी शाम को 9:45 बजे का वक्त। 35 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने ये निशान छोड़े हैं। इसके बाद हम 2 पैरों पर खड़े हुए और उनसे जुदा हो गए। जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो हमारी आंखें सिर्फ जमीन पर ही नहीं टिकी रहीं। हमने आसमान को देखकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इंसान के वजूद के सबसे लंबे दौर में, यानी करीब 40,000 पीढ़ियों तक हम घुमक्कड़ बने रहे। फिर हमने झुंड में रहकर शिकार करना, औजार बनाना, आग को काबू करना और चीजों के नाम रखना सीखा। और ये सब हुआ आखिरी घंटे में कॉस्मिक कैलेंडर के। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए हमें अपना स्केल बदलना पड़ेगा, ताकि ब्रह्मांडीय साल की आखिरी रात के आखिरी मिनट को देख सकें। 11:59। सृष्टि के समय के पैमाने पर हम इतने छोटे हैं कि साल के आखिरी 60 सेकंडों में ही हमने ब्रह्मांडीय साल की अपनी पहली पेंटिंग बनाई, यानी आज से सिर्फ 3000 साल पहले। तब जाकर हमने खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार किया। असल में हम सबके पूर्वज खगोल शास्त्री ही थे। हमारे जिंदा बने रहने के लिए जरूरी था कि हम तारों को पढ़ सकें, ताकि सर्दियों के आने का और जंगली जानवरों के झुंड के माइग्रेशन का पता लगा सकें। और फिर करीब 10,000 साल पहले हमारे रहने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ। हमारे पूर्वजों ने अपने माहौल को बदलना, जंगली पौधों और जानवरों को अपने वश में करना, खेती करना और एक जगह रहना शुरू कर दिया। इसने सब कुछ बदल डाला। हमारे इतिहास में पहली बार हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा सामान था। हमें उसका हिसाब किताब रखना जरूरी था। आधी रात से 14 सेकंड पहले, यानी करीब 6000 साल पहले हमने लिखना सीख लिया, और बहुत जल्द हम अनाज का हिसाब किताब रखने से आगे बढ़ गए। लिखने की बदौलत हम अपने विचारों को सहज पाए और उनको दूसरों तक और अगली पीढ़ियों तक पहुंचा पाए। मिट्टी की मोहरों पर लिखी इबारत के जरिए हमने खुद को अमर बनाने का तरीका खोज निकाला। इसने दुनिया को बदल दिया। मोसेस का जन्म 7 सेकंड पहले हुआ था, बुद्ध का 6 सेकंड पहले, जीसस 5 सेकंड और मोहम्मद 3 सेकंड पहले पैदा हुए थे। अभी मुश्किल से 2 सेकंड पहले ही दुनिया के दोनों छोरों को एक दूसरे का पता चला था। और कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंड में हमने विज्ञान का इस्तेमाल करके कुदरत के राज और उसके नियमों के बारे में जानना शुरू किया है। विज्ञान का तरीका इतना ताकतवर है कि सिर्फ 4 सदियों में इसने हमें अंतरिक्ष में झांकने वाले गैलीलियो के पहले टेलीस्कोप से दूसरी दुनिया में चांद के ऊपर पहुंचा दिया है। इसी ने हमें अंतरिक्ष और समय के पार जाकर ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं इसके बारे में सोचने को मजबूर किया। हमारे जरिए
खुद ब्रह्मांड अपने आप को जान सकता है। कार्ल सेगन ने ब्रह्मांड के पहले सफर की शुरुआत एक पीढ़ी पहले की थी। विज्ञान के बारे में बात करने वाले वो 20वीं सदी के सबसे कामयाब शख्स थे, मगर उससे भी पहले वो खुद एक वैज्ञानिक थे। ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने में कार्ल का बहुत बड़ा योगदान था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर मीथेन की झीलों के बारे में उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। उन्होंने ही ये बताया था कि पृथ्वी पर शुरू में बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैसें मौजूद थीं। मंगल पर होने वाले बदलावों को सबसे पहले उन्हीं ने समझा था और बताया था कि ऐसा धूल भरी आंधियों की वजह से होता है। दूसरे ग्रह पर जीवन और जीवों की खोज की शुरुआत कार्ल ने ही की थी। अंतरिक्ष युग के शुरुआती 40 सालों में सौर मंडल की खोज के लिए भेजे गए हर बड़े मिशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मगर वो सिर्फ यही नहीं रुके। ये कार्ल सेगन का अपना कैलेंडर है 1975 का। उस वक्त मैं कौन था? मैं 17 साल का ब्रिक्स में रहने वाला नौजवान था जो वैज्ञानिक बनना चाहता था। तभी दुनिया के उस सबसे मशहूर एस्ट्रोनॉमर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया एथिका, न्यूयॉर्क में, और मेरे साथ एक दिन गुजारा जैसे कल ही की बात हो। उस दिन बर्फ गिर रही थी। वो मुझे बस स्टॉप पर मिले और उन्होंने मुझे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपनी लैब दिखाई। कार्ल अपनी डेस्क पर पहुंचे और कुछ लिखकर ये किताब मुझे दे दी। भविष्य के एस्ट्रोनॉमर नील के लिए कार्ल। उस दिन शाम को वो मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने आए। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी। उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर अपने घर का फोन नंबर लिखा और कहा, अगर बस ना आए तो मुझे फोन करना और आज की रात मेरे घर पर बिताना। तब तक मैं सिर्फ एक वैज्ञानिक बनना चाहता था, मगर उस दिन के बाद मैंने कार्ल से सीखा कि मुझे कैसा इंसान बनना है। उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि और भी कईयों को विज्ञान पढ़ने, सिखाने, सीखने और वैज्ञानिक नजरिए से जीने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान कभी ना खत्म होने वाला काम है जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये वो मशाल है जो टीचर से स्टूडेंट और फिर टीचर तक पहुंचती है। ये वो लोग हैं